वालेकुम सलाम। चलें, आज हमने स्टार्ट करना है एनर्जी एक्सचेंज मेथड से। एनर्जी एक्सचेंज मेथड्स यानी एनर्जी को एक्सचेंज करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। ये हमने पढ़े हैं दो मेथड। एक हमारे पास होता है वर्क। वर्क को हम मैकेनिकल वर्क भी कह देते हैं। मैकेनिकल वर्क वो होता है जो फोर्स की वजह से हो या प्रेशर वॉल्यूम की वजह से हो। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है हीट का मेथड। हीट की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको नॉन मैकेनिकल वर्क का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, ये दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क को, कि वर्क क्या चीज है हमारे पास। वर्क बेसिकली वर्क एक मैकेनिकल वे होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। मैकेनिकल वे फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मैकेनिकल रास्ता है वर्क। इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से होती है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यहाँ पर डेल्टा वी आपके पास चेंज इन वॉल्यूम है, पी आपके पास प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो बैरूनी प्रेशर होता है। ठीक है जी। अब मिसाल ले लेते हैं हम कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें ये गैस फिल की हुई है। इसका पी ऑफ गैस ये है, और एक प्रेशर बाहर से लग रहा है जिसको हम पी एक्सटर्नल का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसको हम पी एक्सटर्नल का नाम दे देंगे। अब मैं कहता हूं कि अगर गैस एक्सपैंड करती है तो इसका ये मतलब होगा कि जो गैस का प्रेशर है वो ज्यादा होगा। अगर गैस एक्सपैंड करती है तो मतलब ये होगा गैस का प्रेशर पी ऑफ गैस विल बी मोर देन पी ऑफ एक्सटर्नल। तो अब देखिए, जब गैस एक्सपैंड करती तो आपको पता है वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो डेल्टा वी शुड बी पॉजिटिव। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो जो चीज इंक्रीज होती है हम उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो नेटवर्क यहाँ पर नेगेटिव होगा। नेटवर्क यहाँ पर नेगेटिव होगा, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा क्यों नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक बात हमने ये कर ली कि जब भी एक्सपेंशन होती है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात हमने देख ली है। जब भी एक्सपेंशन होती है गैस की तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर मैं कहता हूं कि यही गैस है, अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा हो देन पी ऑफ गैस, तो गैस की कंप्रेशन होगी। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम जो होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। वॉल्यूम आपका नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कंप्रेशन होती है वर्क आपके पास पॉजिटिव होता है। ये दो बातें हमने देख ली हैं जी। ठीक है। अब मैं इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है उसको हम देखते हैं। ये मिसाल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक गैस है, सिलेंडर में फिल की हुई है। यहाँ से पी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है जी। ठीक है। ये जो आपके पास है ये एरिया ऑफ पिस्टन है। ये पिस्टन का एरिया है ये वाला ना, ये। ठीक है, यहाँ पर आपके पास गैस फिल की हुई है। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है। अब हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर गैस जो एक्सपैंड कर रही है तो इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ये V2 हो जाएगा, पहले V1 था। जब गैस एक्सपैंड करती है तो वॉल्यूम उसका V2 हो जाएगा। तो वर्क डन इन एक्सपेंशन कितना होगा वो हम देखना चाह रहे हैं। वर्क डन एक्सपेंशन में कितना होगा, तो देखें, गैस ऊपर मूव करती है तो वॉल्यूम उसने कवर किया है। ठीक है। और दूसरी बात, कोई ना कोई फोर्स थी। ठीक है, दूसरी बात, कोई ना कोई फोर्स लग रही थी जो उसको एक्सपैंड करने पर मजबूर कर रही थी, यानी फोर्स लगा रही थी गैस ऊपर की तरफ। तो फोर्स लगाई गैस ने और साथ वॉल्यूम। ठीक है।
अब आपको पता है फोर्स जो होती है, या ऐसे लिख लें प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अगर ये डायरेक्टली आप इस वॉल्यूम को ना लिखें तो पहले इधर डिस्प्लेसमेंट लिख लें कि गैस ने फोर्स अप्लाई की पिस्टन के ऊपर, तो जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक है, अब ये जो आपके पास रिलेशन आ गया है, फोर्स की जगह पर आप लिख सकते प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है वो मीटर। अब इन दोनों को कंबाइन कर दे तो इसको वॉल्यूम लिखा जा सकता है, पी डेल्टा वी। यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था, कुछ ना कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, मैंने दोनों को कंबाइन करके पी डेल्टा वी का नाम दे दिया। इस तरह से ये आपके पास वर्क निकल कर आता है। अब वर्क का साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें जी, ये वही सिलेंडर हम ले रहे हैं, इसमें ये गैस फिल है, इधर आपका पी एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और आपकी गैस ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो रही है। अब बात को समझना है आपने, गैस एक्सपैंड हो रही है, जबकि ये वाला जो प्रेशर ये नीचे लग रहा है, और फोर्स भी नीचे लग रही है, बाहर वाली, बाहर से जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है, लेकिन गैस क्या कर रही है, ऊपर जाना चाह रही है। तो फोर्स और जो गैस का प्रेशर है, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो काज 180 का एंगल है। आपको पता होना चाहिए काज 180 इज इक्वल टू -1। तो ये यही रीजन होती है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के जो दरमियान एंगल बनता है वो माइनस में चला जाता है। माइनस में क्यों जाता है, क्योंकि एंटी पैरेलल है ना एक दूसरे के। ये देखे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है और नीचे फोर्स लग रही है, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी एंगल आप कह सकते हैं। तो जिसकी वजह से जो माइनस साइन आ जाता है एक्सपेंशन की दौरान, ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं कि एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है। जबकि अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो आप जरा गौर करें, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के दरमियान जो पैरेलल एंगल आ जाता है वो 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री जो होता है वो काज 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वर्क जो होता है पॉजिटिव हो जाता है कंप्रेशन के दौरान। आई होप आपको ये साइन क्लियर हो गया होगा कि वर्क पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, और इसके साथ साइन हम क्यों यूज करते हैं, इनके एंगल्स की वजह से यूज करते हैं। ठीक है जी, ये वर्क डन था। वर्क डन मुख्तलिफ प्रोसेस में हो सकता है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। आइसोकोरिक में जो वर्क डन है उसको हम देखते हैं जी। अब आपको पता है आइसोकोरिक में डेल्टा वी 0 होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो -P, यूजुअली हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। ठीक है, गैस एक्सपैंड हो रही होती है, तो डेल्टा वी की जगह 0 पुट कर दें तो आंसर आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, ये बात आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अगर हम आइसोबैरिक एक्सपेंशन की बात करें तो तब वर्क डन क्या होगा, फॉर आइसोबैरिक एक्सपेंशन, तो इसमें वर्क डन क्या होगा जी, वो भी हम देख लेते हैं। देखें, जो ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे होते हैं ना, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये होता है फॉर कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो रहा, ठीक है, फिर हमने क्या यूज करना है, देखें, फिर हम यूज करेंगे ये वाला फार्मूला V1 V2, फिर हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, फिर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, लिमिट। तो ये आपके पास फार्मूला निकल कर आ जाता है आइसोबैरिक एक्सपेंशन का। आइसोबैरिक एक्सपेंशन का ये वाला फार्मूला निकल कर आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं।
आइसो सर यहाँ से एक चीज पूछनी है। जी सर ये जो आपने दूसरा फार्मूला लिखा है ना, किसके लिए, प्रेशर के लिए, तो जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता तो इसमें आपने डेल की जगह स्मॉल डी डाला हुआ है। तो सर ये जो स्मॉल डी ये है ये। ये कोई इतना खास फर्क नहीं होता। जो ये ना डेल होता है ये लार्ज थोड़े से चेंज को बता देता है, और जो डी होता है स्मॉल, ये स्मॉल चेंज को बता देता है। ठीक है, नहीं, ये चीज पूछनी है सर, ये क्यों, मतलब यहाँ स्मॉल क्यों है वहाँ लार्ज क्यों था? मैं आपको बता रहा हूँ ना, दोनों डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने के मेथड्स होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, डेरिवेटिव को इस तरह से भी डोनेट कर दिया जाता है। ये करली, इसको कहते हैं करली का साइन। ठीक है, करली एक्स ओवर करली टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह से भी हम लिख देते हैं। तो ये डेरिवेटिव को लिखने के मेथड होते हैं बेसिकली। अ प्रोसेस विच अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपको पता होगा कि ऐसा जो सिस्टम होता है इसमें जो प्रेशर होता है फिर वॉल्यूम की इनवर्सली हो जाता है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बात आपने याद रखनी है, इस स्टेप में ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क के कुछ एक्सप्रेशंस थे जो हमने देखे। अगर आपसे बात की जाए कि वैक्यूम में वर्क क्या होगा, इन वैक्यूम व्हाट विल बी द वर्क। अब आपको पता है वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, तो प्रेशर जीरो तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीजें हैं, आप कॉमनली इनको थिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या वर्क होता है। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या वर्क होता है, तो इसका जो क्यू होती है वो हीट जीरो होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रख लेनी इसमें। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हम पॉइजन इक्वेशन यूज करते हैं। P1 V1 गैमा P2, ये इसका प्रूव होता है। आप लोगों को मैंने असाइन की थी, अगर आपने इसको सर्च करने की थोड़ी सी जहमत की हो तो आपको समझ आ जानी थी ये चीज। और गैमा यहाँ पर होता है सीपी ओवर सीवी की रेशो। ठीक है, गैमा जो गैस की नेचर पर डिपेंड कर रहा होता है, बाकी चीजें आपको नाउन है। गैमा जो गैस की नेचर पर डिपेंड करता है कि अगर गैस मोनोटॉमिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बात लिख रहा हूं। अगर गैस मोनोटॉमिक है तो उसके लिए गैमा की वैल्यू होगी 1.66। अगर गैस डायटॉमिक है उसके लिए गैमा की वैल्यू होगी 1.44। अगर गैस ट्राइएटॉमिक है तो उसके लिए गैमा की वैल्यू होगी 1.33। ये गैमा किसकी रेशो होती है, सीपी ओवर सीवी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ओवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जी, इसकी रेशो होती है आपके पास। एसएम कौन है, ये जो जिन्होंने नाम लिखा हुआ है एसएम, आप में ये जो एसएम की नाम से जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपने सिटी का नाम साथ लिखा करें। एक तो अपना ओरिजिनल नाम और सिटी का नाम, अदरवाइज आपको नेक्स्ट टाइम मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अपना नाम और सिटी का नाम लाजमी साथ लिखें। तो ये बात हमने, पॉइजन इक्वेशन ये होती है। ठीक है जी, अब वर्क डन का जितना हमने देख लिया दैट्स मोर देन इनफ, ये बहुत काफी है आप लोगों के लिए। इससे मजीद कोई एमसीक्यूज बाहर नहीं आएगा इंशाल्लाह, आपको चीजें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा गालबन जो मुझे लगता है वो बीएस भाल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, डायनामिक्स। हमने बेसिकली इन तीनों चैप्टर को कंबाइन किया हुआ है।
जो BS भाल की बुक में है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों कहते हैं ये भी हम देखते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप हाथों को आपस में रगड़ें तो क्या हीट एनर्जी आपकी जो जनरेट होती है, ठीक है, आपने एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। या आप कोई केमिकल सेल यूज कर रहे हैं, जैसे गिल्वानिक सेल है, उसमें भी एनर्जी चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें भी एनर्जी क्या हो रही होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, तो एनर्जी को आप चेंज कर रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो ये है आपके पास, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है? फर्स्ट लॉ बात ये है कि हमें ये बताता है कि इंटरनल एनर्जी को हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सा? या तो हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, सिस्टम को हीट देकर हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, वर्क डन ऑन द सिस्टम। आपको पता है वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ में ये कहता है कि अगर आप एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो उस सिस्टम पर वर्क कर दें या उस सिस्टम को हीट दे दें, ठीक है जी। दो तरीके होते हैं। अब इंटरनल एनर्जी क्या चीज है? बेसिकली ये हमने देख लिया। इंटरनल एनर्जी जो होती है ये हीट स्टोर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, हीट स्टोर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट स्टोर होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। या हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंथाल्पी। ये डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है जी। अब इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। एक सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है उसको आप, डिफरेंस यही है जी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट स्टोर होगी वो इंथाल्पी होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट स्टोर होती है सिस्टम में वो इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, फिर आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। ये जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं एक सिस्टम की वो इंटरनल एनर्जी। मिसाल के तौर पर एक एटम है, एटम में न्यूक्लियस होती है, आपको पता है एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होती है। तो अब आप इस एटम को तोड़ें, उसमें न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन फर्दर आगे क्वार्क से मिलकर बनते हैं, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से। जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी बॉन्ड्स हैं, वो सब की एनर्जीज का सम कर लें वो इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हमारी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी है, कुछ हम बाहर से ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी वही होती है जो सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की हर तरह की पॉसिबल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन नहीं होती, सॉरी, इंटरनल एनर्जी एक वर्क फंक्शन नहीं होती जो, और ये एक स्टेट वेरिएबल होता है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा। जी, सर ये इंटरनल एनर्जी जो है, अगर ये सम ऑफ ऑल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का तो उससे पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें आती है इंटरनल एनर्जी के अंदर। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल, पोटेंशियल सर, हाँ जी, पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये इसमें आती है। हाँ जी, बिल्कुल आती है। अच्छा ठीक। पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की अट्रैक्शन से भी होती है और इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से भी होती है, या इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से भी होती है। ठीक है, एक छोटे लेवल पर देखें अगर आप बात, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन हो रही है, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, जो अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है। ठीक है जी। अब इंटरनल एनर्जी जो होती है ये एक स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब कि एक सिस्टम है ना आपको दिया हुआ, उसमें आपके पास लेट्स सपोज 10 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल है, तो आप इनकी एनर्जी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एग्जैक्ट एनर्जी का नहीं पता। एक सिस्टम की आपको जो एक पार्टिकल की एनर्जी, उसका तो आपको पता नहीं, और आप पूरे सिस्टम की फिर कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? तो क्या करते हैं हम इसमें हीट देते हैं, हीट ऐड करते हैं, और उस चेंज को मेजर कर लेते हैं। उस चेंज को फिर हम मेजर कर लेते हैं। हम हीट जब प्रोवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि इतना चेंज आया इसमें, इसकी एनर्जी में इतना चेंज आ गया। तो वो चेंज जो होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं, और आपको पता है चेंज मेजर जब होता है तो वो फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है, तो उसको आप स्टेट वेरिएबल का नाम देते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, अब ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये मास पर डिपेंड कर रही है। लेट्स सपोज अगर 10 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनकी एनर्जी 20 जूल है। अगर 20 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो उनकी एनर्जी 40 जूल होगी। ठीक है, 40 जूल होगी। तो मतलब ये मास के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अब हर बंदे की एनर्जी सेम नहीं होती ना। अगर किसी का वजन कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसको उसकी जो वेट उठाने की सलाहियत होगी वो भी कम होगी। अगर किसी की किसी का मास ज्यादा है तो उसकी वेट उठाने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। ये आप बातें जानते ही हैं। ठीक है जी। अब साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे आप में से कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, माइनस होगी, या मैक्सिमम होगी? जीरो। हाँ जी, सर जीरो होगी। सर जीरो होगी। जीरो होगी सर। हाँ जी, बिल्कुल जीरो होगी। तो अब हम बात करते हैं, ये अपने माइक ऑफ कर लें। मोहम्मद हरून अपना माइक ऑफ करें। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? देखें, ये सिस्टम हमें कहता है कि आगे चलकर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी भी बता दूं कि ये कहता है फर्स्ट लॉ कि अगर एक सिस्टम है, लेट्स सपोज इसमें से आप 5 ग्राम या 5 जूल की एनर्जी निकाल रहे हैं, तो 5 जूल की कोई और एनर्जी इसमें ऐड अप होगी। मतलब कहने का है कि अगर एक किस्म की एनर्जी जा रही है तो दूसरे किस्म की एनर्जी आ रही है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। इट सेज व्हेन अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी of one kind disappear, then an equivalent amount of energy of another kind make it appearance। समझ आ रही बात? एक तो आप लोग पता नहीं
कौन सी जुबान समझते हैं कि अपने माइक ऑफ कर लिया करें, दूसरे लोगों को डिस्टरबेंस होती है। बार बार मुझे आपके माइक ऑफ करने पड़ते हैं। जब भी मीटिंग ज्वाइन किया करें तो काइंडली अपने माइक ऑफ कर लिया करें। तो मैं बात कर रहा था कि अगर एक किस्म की एनर्जी जा रही है सिस्टम में से, दूसरी किस्म की आ रही है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एक किस्म की एनर्जी जाएगी, दूसरी किस्म की एनर्जी आएगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बात बताता है। ठीक है, अब ये हमें कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ परपेचुअल मोशन मशीन विच वुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ये बात हमें ये कर रहा है कि आप कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते कि जो एनर्जी के बगैर चल सके, यानी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करेगा एक सिस्टम तब जाकर वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में कोई भी सिस्टम तब तक वर्क नहीं करता जब तक कि आप उसे एनर्जी नहीं देते। ये तो सिंपल सी बात है ना, वर्क करवाना है तो पहले एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ये लॉ हमें ये कहता है। ठीक है, फिर ये लॉ हमें कहता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है आपकी यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट रहती है। मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। यानी सिस्टम अगर 5 ग्राम की एनर्जी खारिज कर रहा है तो 5 ग्राम की एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाएगी। ठीक है, 5 ग्राम की एनर्जी मीन मास अगर आप खारिज कर रहे हैं, बेसिकली मास भी ना एक एनर्जी की टाइप होती है, याद रखें। तो जितनी एनर्जी सिस्टम खारिज करेगा उतनी वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये बात कर रहा है। ठीक है जी, अब ये ला हमें ये कहता है कि हम 100% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% वर्क के 100% एनर्जी है, उसको 100%, आप लोग इस बात से डिसअग्री करेंगे, मैं भी डिसअग्री करता हूं, क्योंकि ये लॉ का सबसे बड़ा जो फेलियर यही है कि 100% वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही 100% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म। डिस्ट्रॉय इन मींस आप लोग ये समझेंगे सर अभी आपने कहा एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रॉय का मतलब है कि वो एटम्स की रोटेशन वाइब्रेशन में चली जाती है। कुछ एनर्जी जो होती है वो एटम्स को रोटेट करवाने में चली जाती है, कुछ एनर्जी जो होती है वो साइड रिएक्शन में चली जाती है। ठीक है, कंज्यूम उधर हो जाती है। तो इसलिए 100% वर्क नहीं हो सकता। अब इसके कुछ प्रोसेस है, हम देखते हैं। हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। पहला है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देखते हैं, सर ये फर्स्ट लॉ हम एटॉमिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं या वैसे फिजिकल लेवल पे? देखें ये जो होती है, जो आपके पास थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है, बल्क की प्रॉपर्टीज को बता रहा है। ठीक है, यस सर। स्टैटिस्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो एटॉमिक लेवल पर होनी थी। समझ आ रही बात की? जी सर आ रही है। स्टैटिस्टिकल जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो एक एटम की बात करती है, लेकिन जो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है ये आपकी एक बल्क प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। ये आगे चलकर हम देखेंगे जब आपको स्टैटिस्टिकल यस थर्मोडायनेमिक्स। एटॉमिक दे रहे थे ना, आप एटॉमिक के एग्जांपल दे रहे थे तो मैं इस वजह से पूछ रही हूँ कि एटॉमिक लेवल पे कर रही ये लॉ। एटॉमिक की मैंने कौन सी एग्जांपल दी आपको? सर नहीं, आपने सिर्फ ये बताया ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह का इसमें वो मैं डिस्कस कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा था, उसमें सारी एनर्जी सिस्टम की एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, जी सर। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर चेंज होता है वो आपको पता है 0। अब एक गैस है,
हम गैस की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में यूजुअली, तो आपको पता है गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर ही जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, गैस की जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। जी खुर्शीद। सर ये मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने कहा है कि जब टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी, तो हाँ क्या जी, ये पॉसिबल है कि गैस की इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए? नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है आइडियलिटी की तरफ हम नहीं, ये बातें जितनी भी हम करते हैं आइडियल गैस के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी बात की। रियल जी गैसेस के जी बात। केसेस में ऐसा नहीं होता किसी हाँ सिस्टम बिल्कुल, की। वही ना मैं कह रहा था कि टेम्परेचर के जीरो करने से एनर्जी तो जीरो नहीं हो सकती। कभी भी नहीं हो सकती, ये आप लोगों को पता है। जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे होते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है एक्चुअल लाइफ से। तो हम आइडियल गैसेस को लेकर चल रहे थे। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए वेंडर वाल इक्वेशन आती है और कुछ है ऐसे, लेकिन हम उनको इधर नहीं स्टडी कर रहे। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आइडियल गैस पर फोकस करती है। तो डेल्टा ई जीरो। अब जो बात समझाने जा रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रूव करने जा रहे हैं ना बात, वो देखिएगा। अब W इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब यहां पर जरा गौर करें, इस इक्वेशन का क्या मतलब बन गया कि जितना वर्क था आपने वो पूरा का पूरा हीट में कंज्यूम कर दिया। या दूसरे लफ्जों में मैं आपसे कहूं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब्ड इज इंटायरली यूज्ड फॉर डूइंग वर्क। यानी जितनी आपने हीट एब्जॉर्ब की थी, 100% हीट एब्जॉर्ब की थी, वो 100% वर्क करने में चली गई। अब देख सकते हैं कि जितनी हीट थी कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। यही तो इसका मेन फॉल्ट है। समझ आ रही बात? यही इसका जो मेजर प्रॉब्लम है, ये आगे चलकर हम देखेंगे। ये एक्सप्रेशन हमें ये बता रहा है कि जितनी आपने हीट एब्जॉर्ब की थी, ये साइन दोनों तरफ से लगा सकते हैं, इधर पॉजिटिव लिख लें इधर नेगेटिव, दोनों तरफ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जितनी हीट क्यू एब्जॉर्ब हुई थी वो सारी की सारी वर्क डन में चली गई। 100% वर्क हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कार्नेट थ्योरम यही कहता है हमें। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा यू भी इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा ई लिख लें आप, दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एडियाबैटिक में आपको पता है हीट जो जीरो हो जाती है, तो जीरो प्लस डब्ल्यू डेल्टा ई। अब इसका क्या मतलब होगा, बहुत आसान है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। यानी ये आपका सिस्टम है, आप इसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में इस्तेमाल होता है। यानी जितना आप वर्क कर रहे हैं वो टोटली उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। ठीक हो गया जी। अब तीसरी टर्म हमारे पास आ जाती आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस देखें जी, आइसोकोरिक में आपको पता है वॉल्यूम जीरो होता है। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। क्यू और ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा ई। अब यहाँ पर क्या डेफिनेशन बन सकती है, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। मैं दो बातें आपको प्रूव कर चुका हूं। पहले मैंने आपको प्रूव किया W इज इक्वल टू डेल्टा ई, यानी आप वर्क से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे। अब दूसरी बात मैंने आपको फार्मूले की मदद से भी प्रूव कर दी कि आप Q से, हीट से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। चौथी और लास्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होता है। तो यहां पर आपके पास
ये एक्सप्रेशन प्रेशर कांस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। अब यहां पर ये डेल्टा ई लिख लें या यू लिख लें की बात है। अब यहां पर देख सकते कि यहां पर आप देख सकते कि इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इसमें से माइनस हो रही है कोई चीज, ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। जी किसी को और को वॉइस प्रॉब्लम है तो बताएं, या क्लियर है? आप लोग ऐसे करें, सब दोबारा से clear है। मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें।